हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है। तो आ चुका हूं मैं अंतिम प्रहार सीरीज के 8वें वीडियो के ऊपर। जी हां, 8th वीडियो के ऊपर मैं आ चुका हूं और अपन देखने वाले हैं कि 8वां सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा। 7 ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, डिटेल वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। आई होप आप ये सारे वीडियो देख चुके होंगे और आ चुके होंगे इसके देखने के लिए। लेकिन फिर से रिक्वेस्ट है, पहले डिटेल और उसके बाद यहां पर आइएगा ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्वेश्चन 8वां है हमारे सामने, बिजनेस प्लानिंग की प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग। अब ये बिजनेस प्लानिंग के एलिमेंट्स का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये प्रोसेस का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि वो वेंचर स्टार्ट करने का और बिजनेस स्टार्ट करने का प्रोसेस बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अपन एलिमेंट देख लेते हैं और वो बिजनेस का जो क्वेश्चन है। अब ये मत समझिएगा कि ये अलग क्वेश्चन है। ये वेंचर जब अपन ने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग का वेंचर वाला जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता रखा है अंतिम प्रहार में, उसी का भी आंसर है। सबसे पहले कि बिजनेस की अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूं तो कौन कौन से एलिमेंट यानी कि वो तत्व जो इसको प्रभावित करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। अब ये एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है सर, है ना। कोई बच्चे हमसे पूछते हैं सर ये एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है। एग्जीक्यूटिव समरी इज काइंड ऑफ समरी जो नटशेल में बताती है कि हम ये काम करने वाले हैं, यहां से पैसा आएगा और यहां हम टारगेट ऑडियंस को सेल करेंगे और ये इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉय के साथ वर्क करेंगे और ये हमारी टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे सपोज अगर मैं बात कहता हूं कि मेरे को एक सोप मैन्युफैक्चरिंग, चलो बहुत हो गया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है। तो पहले तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की एक सेगमेंट फिक्स करना होगा कि वर्ल्ड वाइड करना है कि इंडिया में करना है। इंडिया ही बहुत बड़ा मार्केट है, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। तो अगर मेरे को इंडिया में शुरू करना है तो कौन से रेंज के, क्या मेरे को प्रीमियम मोबाइल ले जाने हैं या मिड रेंज में मिडिल क्लास के लिए चाहिए या अपर मिडिल क्लास के लिए चाहिए या लेविश क्लास के लिए चाहिए। तो पहले मेरे को मेरा प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर लिखी जाएगी, एग्जीक्यूटिव समरी में। मतलब क्या होगा वो लिखा जाएगा। सपोज मैंने डिसाइड करा कि मेरे को अपर मिडिल क्लास के लिए 35,000 से 70,000 तक का फोन सेल करना है, तो ये लिखा जाएगा मेरे को 35 to 70,000 का फोन सेल करना है। इसमें मेरे बोर्ड ऑफ मेंबर्स ये होने वाले हैं, इसमें मेंबर्स ये होने वाले हैं, हमारा प्रोडक्शन प्लांट यहाँ लगने वाला है, इतने फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, ये टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी, इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्क करेंगे और हमारा प्रोबेबल टर्नओवर ये होने वाला है और फ्यूचर में जाके हम ग्लोबल कंपनी बनेंगे। क्लियर हो गया ना। दैट इज आवर एग्जीक्यूटिव समरी। अगला लिखा होता है बिजनेस का डिस्क्रिप्शन। अब ये बिजनेस का डिस्क्रिप्शन मैंने ये तो बता दिया कि हमने ये काम करने वाले, मोबाइल बनाने वाले। बिजनेस का डिस्क्रिप्शन, बिजनेस का डिस्क्रिप्शन बेसिकली बिजनेस की फंडिंग, बैलेंस शीट का जितना भी एनालिसिस होगा या बिजनेस का रॉ मटेरियल परचेज होगा या फिनिश गुड सेल होगा या प्रोसेस होगी, ये सारा का सारा किसमें लिखा जाता है, बिजनेस के डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। दीज आर द एलिमेंट्स व्हेन वी स्टार्ट अ बिजनेस, कि जब मैं प्लान कर रहा हूं तो पूरा का पूरा एलिमेंट होते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव समरी हमेशा है ना, वैसे तो बनती बाद में है लेकिन लिखते हैं इसको पहले, बनती बाद में है लेकिन लिखते हैं पहले हैं। ये पूरा का पूरा, इसमें बिजनेस डिस्क्रिप्शन का भी कुछ पार्ट आएगा, मार्केट एनालिसिस का भी कुछ पार्ट आएगा, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का भी कुछ पार्ट आएगा। मतलब इन सब की शॉर्ट फॉर्म में ही अपन ऊपर एग्जीक्यूटिव समरी लिखते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस डिस्क्रिप्शन, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में अपन स्वॉट एनालिसिस में जो ओटी वाला है कि अपॉर्चुनिटी कितने इंडियन मार्केट में और थ्रेट कितने हैं वो एनालिसिस करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द बिजनेस प्लानिंग। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अपन 3 लेयर लेंगे, टॉप मिडिल लोअर लेंगे, स्टाफ चेन लेंगे, मैट्रिक्स कम्युनिकेशन रखेंगे, किस तरीके के कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने मेरे को सेगमेंट में चाहिए, लोअर लेवल में कितने एम्प्लॉय चाहिए, मिडिल में कितने चाहिए, टॉप मैनेजमेंट में कितने एम्प्लॉय चाहिए, ये सारी की सारी किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में बताया जाता है। नेक्स्ट है सेल्स स्ट्रेटेजी। सेल्स स्ट्रेटेजी में हम जो एडवर्टाइजमेंट टूल टेक्निक्स यूज करने वाले हैं, जो प्रमोशनल की टूल टेक्निक्स यूज करने वाले हैं, जो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी है, ये सेल्स स्ट्रेटेजी के अंदर आ जाता है। क्योंकि आजकल लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी सेल्स स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी इन सारे कामों को करने के लिए, वो फंडिंग की रिक्वायरमेंट मैंने अपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल देखा था ना कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल कौन कौन से हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, उसमें उसकी पूरी की पूरी डिटेल नॉलेज अपन को फंडिंग रिक्वायरमेंट में मिलेगा। और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन का मतलब
कि अभी हमारी कंपनी 200 करोड़ की कंपनी है, तो आने वाले 5 साल में कितने की हो जाएगी, एक प्रोजेक्शन करना होगा। हमारा टर्नओवर कितने % ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। ये नंबर ऑफ अमाउंट वाइज होगा। क्लियर हो रहा है ना आपको? फंडिंग, फाइनेंशियल, सेल्स, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, मार्केट एनालिसिस, बिजनेस डिस्क्रिप्शन और एग्जीक्यूटिव समरी, इन सब का पूरे की पूरी डिटेल किसके अंदर आएगी? शॉर्ट फॉर्म में डिटेल, है ना। शॉर्ट फॉर्म में मतलब कि समरी तो शॉर्ट फॉर्म में ही होती है, आप सबको पता ही है। और इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब पैसा कहां से आएगा, हम क्या करेंगे, कितने नंबर ऑफ लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कितने मैनेजमेंट में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, मार्केट हमारे पास कौन सा है, हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास मार्केट कौन सा है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, और हमारी सेल्स की कौन सी टूल्स टेक्निक हम फॉलो करेंगे। ये सारी की सारी एग्जीक्यूटिव समरी में नट शेल में लिखी हुई होती है। दीज आर द एलिमेंट्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस प्लानिंग। समझ में आ गया होगा? अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। यहां पर प्रोजेक्ट प्लान को प्रिपेयर करना, या आप कह सकते हो कि एक नए बिजनेस को प्रिपेयर करना लगभग समान है। देखिए, अब प्रोजेक्ट और बिजनेस में क्या डिफरेंस है, सुनिएगा। जो बिजनेस है और जो अपना एंटरप्रेन्योर है वो नई आइडिया की बात कर रहा है, न्यू थिंग की बात कर रहा है। और प्रोजेक्ट है वो एग्जिस्टिंग हमारे पास प्रोडक्ट चल रहा है, उसमें कुछ अपडेशन की बात हो रही है। ये केवल अपडेशन है या न्यू टास्क है? अपडेशन है या न्यू टास्क है? कौन सी टास्क है? नई टास्क है केवल। जैसे कि एक डीएलएफ कंपनी, आप सबको पता है, काफी अच्छी बड़ी कंपनी, विवादों में रहने वाली कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। उसको रोड का टेंडर मिला, रोड कंप्लीट हो गया तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रोड का टेंडर मिला तो उसने कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करा है, नया प्रोजेक्ट शुरू करा है। तो याद रखिएगा, नया प्रोजेक्ट लिख रहे हो या नया बिजनेस लिख रहे हो, थोड़ा सा चेंजेस आता है, क्योंकि ये कंप्लीटली न्यू है। इसके अंदर फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस, ये सारी की सारी चीजें होंगी। जबकि प्रोजेक्ट एनालिसिस में अपन केवल उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करेंगे और टीम बिल्डिंग की बात करेंगे। आइए देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान के अंदर सबसे पहले क्या होगा कि प्रोजेक्ट प्लान को की स्टेक होल्डर, यानी की स्टेक होल्डर क्या होते हैं? स्टेक होल्डर को हिंदी में बोलते हैं लाभार्थी, यानी कि जो भी आपकी कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं उनको क्या बोला जाता है? स्टेक होल्डर बोला जाता है। अब जुड़े होते हैं यानी एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, वेंडर भी हो सकते हैं, मालिक भी हो सकते हैं, लेबर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपके स्टेक होल्डर कहलाते हैं और उनसे आप डिस्कस करना चाहिए कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। सपोज कि एक नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी रूपरेखा सारे एम्प्लॉय, सारे लेबर के साथ डेमोक्रेटिक वे में आपको डिस्कस करना चाहिए। और इसके बाद वो करने के बाद आपको रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करनी चाहिए। ए बंदा ये काम करेगा, बी बंदा ये काम करेगा, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ये काम करेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग वाला डिपार्टमेंट ये काम करेगा। सपोज एक कंपनी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, उसको 5 लाख मीटर का कपड़े का ऑर्डर मिल गया। कितने मीटर का? 5 लाख मीटर का। तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। जब वो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला तो पहले उन्होंने पूरी रूपरेखा बनाई कि कौन सा कपड़ा बनाना है, नायलॉन का बनाना है, सिल्क का बनाना है, मिक्स में बनाना है, किस का बनाना है ना, और फिलामेंट ना निकले ऐसा बनाना है, किस वेट का बनाना है सॉरी, किस वेट का बनाना है, ये सारी की सारी बातें होती है। उसके बाद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा डिपार्टमेंट क्या टास्क करेगा, कब करेगा, ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। होल्ड अ किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ मीटिंग का मतलब है कि जिस दिन वो शुरू करना है उससे जस्ट पहले अपन एक किक ऑफ मीटिंग लेते हैं कि भाई कल से अब करना ही करना है। अब अपन को कोई टेंशन की बात नहीं है, अब अपन ने सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी है, जस्ट फाइनल समरी। जैसे कि मैं भी जब कोई प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, हमारी टीम में अगर कोई प्लान एग्जीक्यूट होता है तो पहले एक दिन तो एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले तो उसको डिस्कस होता है। डिस्कस होने के बाद जिस दिन वो होने वाला होता है उसके एक दिन पहले, उसके जस्ट एक दिन पहले हम नट शेल में वो मीटिंग करते हैं कि कल ये काम करने वाले हैं सर, ये आपको करना है। वैसे काम अधिकतर हमको ही करना पड़ता है, ठीक है, पर मेरी टीम भी बहुत मेहनत करती है, इसी के कारण ये क्वेश्चन अपने पास आए हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? किक ऑफ मीटिंग कहते हैं। डेवलपिंग अ स्कोप स्टेटमेंट। अब ये स्कोप स्टेटमेंट और स्कोप बेसलाइन क्या है? ये स्कोप स्टेटमेंट और स्कोप बेसलाइन केवल इतना है कि प्रोजेक्ट हम कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करेंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड हो गई और हमारे वर्किंग एरिया के अंदर ये है, यही स्कोप स्टेटमेंट आ गया। इस स्टेटमेंट को जब मैं
मानता हूं तो वो उसकी बेसलाइन हो गई। जैसे कि मैं वापस से डीएलएफ का एग्जांपल लेता हूं, रोड कंस्ट्रक्शन का। तो 40 मीटर का 4 किलोमीटर का रोड मान लो उसको डेवलप करना है। 4 किलोमीटर के रोड जब उसको डेवलप करना है तो स्कोप स्टेटमेंट में उसका रॉ मटेरियल परचेज, वर्किंग प्रोग्रेस परचेज, लेबर रिक्वायरमेंट की परचेज, लेबर जहां से उनको आएगी मजदूर मंडी से या उनको ठेकेदार के थ्रू आ रही है, तो वहां से जो उसका स्कोप है कि भाई इतने की जरूरत तो मेरे को होगी, 40 आदमी 50%, 60%, इतनों की जरूरत तो लगेगी लगेगी। दैट इज द स्कोप स्टेटमेंट, और यही स्कोप की बेसलाइन भी है। डेवलप द शेड्यूल एंड द कॉस्ट बेसलाइन। अब ये शेड्यूल बना दिया, इस तारीख को इतने परसेंट प्रोजेक्ट होगा, इस तारीख को इतने परसेंट होगा, इस तारीख को इतने परसेंट होगा, और कॉस्ट इसके अकॉर्डिंग इतनी लगी जाएगी। ठीक है। क्रिएट बेसलाइन मैनेजमेंट प्लान्स। अब ये जो मैनेजमेंट के प्लान है यही शेड्यूल का डिफरेंट टाइप है। ठीक है। इसके बाद स्टाफिंग की प्लान करा, एनालाइज करा और कम्युनिकेट करा। अब ये देखो 10 स्टेप दे रखी है और आपको ये याद करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। मैं देखो सच बात बोलता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं अब उसको ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसको बुकिश न जाना हो, जो अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, और जिनको नंबर उतने ही मिलते हैं, थोड़ा सा बुकिश में ज्यादा मिलते हैं, इसका कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में जो बच्चे मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं स्पेशल बता रहा हूं। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है, मान लेते हैं कि आपको कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है। अभी अपन प्रोजेक्ट भी बनाते हो ना आप एमबीए में, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जैसे इसमें लिखा है एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट, सबसे पहले एक्सप्लेन करना होता है। ये दोनों के अंदर सेम रहेगा। एक्सप्लेन करने के बाद आप रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करोगे, ये भी सेम रहेगा। ठीक है। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड हो जाएगी। इसके बाद आप एक्सप्लेन कर दिया, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस किया जाएगा। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने के बाद फिर से क्या होगा, डिस्कशन होगा कि भाई ये वाला काम तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। उसके बाद एक टाइमलाइन फिक्स करी जाएगी। टाइमलाइन फिक्स करने के बाद उसमें टाइमलाइन भी फिक्स हो गया और उसको फिर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। टाइमलाइन के अंदर प्रोडक्ट की टाइमलाइन भी आ गई और कॉस्ट कंट्रोल भी इसी का पार्ट है। कौन सा? कॉस्ट कंट्रोल। फिर इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और एंड में फीडबैक लिया जाएगा। अब वो पूरा ही बुकिश नहीं जाना हो तो ये बिल्कुल याद होने वाला पॉइंट्स है। पहला सबसे पहले क्या करेंगे, अपन कोई प्रोजेक्ट लेंगे तो उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद सबको बता देंगे कि ये प्रोजेक्ट हमने ले लिया, इसमें जो जो इशू आने वाले हैं उन पर डिस्कशन हो जाता है। इसके बाद सबकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर देंगे। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने के बाद अपन क्या करेंगे, फिर से डिस्कशन करेंगे कि भाई अब ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, अब डिस्कशन किस पे होगा, टाइम मैनेजमेंट पे, कॉस्ट कंट्रोल पे, सब चीजों पे डिस्कशन होगा। केवल डिस्कशन, डिस्कशन का फाइनल रूप ही टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। फिर उसमें एक टाइमलाइन क्रिएट कर देते हैं कि 10 तारीख को ये काम करना है, 12 को ये करना है, 20 को ये करना है, 24 को ये करना है। इसमें कॉस्ट कंट्रोल भी आ गई कि इतने परसेंट तक हमारी कॉस्ट इतने करोड़ रुपए लगेगी, इतने परसेंट तक इतने करोड़ रुपए लगेगी। ये होने के बाद जैसे टाइमलाइन इंप्लीमेंट होने के बाद एक किक ऑफ मीटिंग होती है, वो भी लिखा हुआ था इसमें, लेकिन अपन डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट की बात बोल देते हैं ना। जब इसको एग्जीक्यूट कर लिया तब इसको कंट्रोल भी होगा इसके अंदर और इसमें इसी को ही फीडबैक भी बोला जाएगा कि जो हमारा स्टैंडर्ड था उसके अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दैट इज अवर प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस। सिंपल है ये। आप या तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट याद रख लो, 5 ही है वैसे तो, है ना। या आपको 10 पॉइंट मैंने ये वाले बता दिए कि एनालाइज करना है प्रोजेक्ट की क्वालिटी, ये ओवरलैपिंग करी गई। अब ये कम्युनिकेट, अब कम्युनिकेट यहाँ पे भी लिखा है, मींस के जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कम्युनिकेट किया जा रहा है। सब जगह बता दिया गया। यहाँ पर पहले तो किया गया कि प्रोजेक्ट प्लानिंग को सबके साथ डिस्कस करो, फिर कह रहा है कम्युनिकेट। अब हो सकता है लेबर को अपन ने नहीं बताया हो, लेबर को उसको प्रोजेक्ट प्लानिंग का हिस्सा भी नहीं हो, जो लोअर मैनेजमेंट होता है वो हिस्सा भी नहीं होता, मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट करके अधिकतर प्लानिंग का हिस्सा करते हैं। यहाँ तक ये वाले पॉइंट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो भले थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन जो बातें जरूरी थी बतानी जरूरी थी वो मैंने आपको डिटेल में समझाई, समझ में आ गया होगा। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिल रहा हूँ।